इजराइल और हमास के बीच जंग में एक बड़ी खबर। सीरिया में इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। बहुत बड़ी खबर देखिए, एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ। इजराइल के हमले की खबर है। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इजराइल ने हमले किए हैं और ये हमले किस पर हुए हैं? ये ईरान के एसेट्स पर हुए हैं। यानी जिस ईरान के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, उसकी यहां पर आशंका और बढ़ती हुई, उसको बल मिलता हुआ सीरिया में इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर हमला हुआ है। वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले इलाके पर फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए, तो हमास भी लगातार यहां पर इजराइल को निशाना बना रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर रॉकेट दागे गए हैं। फिलिस्तीन के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये हमले देखिए कैसे किए गए हैं, जो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में जो इजराइल के कब्जे वाले इलाके हैं। एक और बड़ी खबर, एशकलोन का एक वीडियो आया है। एशकलोन हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इमारत के ऊपर मिसाइल गिरने से, धमाके से थर्रा गया इलाका। ये तस्वीर देखिए, ये एशकलोन जो कि गाजा पट्टी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूर का इलाका है, इजराइल का बॉर्डर वाला इलाका है। और यहां पर कैसे एक इमारत पर मिसाइल गिरी और पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एशकलोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता एशकलोन से आपको लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। यहां पर अब आप देखिए कैसे एशकलोन में एक घर पर एक रॉकेट आकर गिरता है और फिर क्या मंजर होता है, कैसे वहां धुआं, आग सब दिखाई पड़ रही है। तीनों खबरें एक साथ आपको दिखाते हैं। सीरिया से लेकर एशकलोन तक इस वक्त ये जंग दिख रही है। इस वक्त बारूद बरसता हुआ दिख रहा है। तीन खबरें आपके सामने। सीरिया में इजराइल ने अटैक किया है और वहां पर ईरान के एसेट्स को नेस्तनाबूद किया है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे वाले इलाके में फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। और तीसरी तरफ एशकलोन में कैसे एक रॉकेट एक बिल्डिंग के ऊपर आकर गिरता है, उसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये तीनों तस्वीरें आपको बताने के लिए कि ये जंग बढ़ती जा रही है और इस जंग की चपेट में अब दुनिया के कुछ और मुल्क भी आ सकते हैं। एक बड़ी खबर और, इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत हो गई है। अब अमेरिका इसको कैसे लेगा ये देखना है। हमारे साथ अमेरिका के एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इजराइल में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत बहुत बड़ी खबर है। हमास के हमले में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार नेतन्याहू बाइडेन के टच में है। हम आपको नीचे वो खबर दिखा रहे हैं। लगातार नेतन्याहू और बाइडेन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नेतन्याहू बाइडेन को मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन 25 नागरिकों की मौत बहुत बड़ी खबर है, वो भी अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत। अब अमेरिका इसको कैसे देखेगा ये और देखिए, ये तमाम आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस देश के कितने नागरिकों ने अपनी जान खोई है, कितने घायल हुए हैं, कितने हमले हुए हैं। इस वॉर का पूरा गणित आपके सामने, जो बहुत दुखद है क्योंकि बहुत जाने गई हैं। फिलिस्तीन में देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मौतें हुई हैं और कितने घायल हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, एंटनी ब्लिंकन जो कि आज पहुंचे इजराइल, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान बहुत अहम है। मैं एक यहूदी होने के नाते इजराइल आया हूं, ये कहा है एंटनी ब्लिंकन ने। मैं सिर्फ विदेश मंत्री के नाते इजराइल नहीं आया हूं। इजराइल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। अमेरिका के रहते इजराइल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पर जियोपॉलिटिक्स के अलावा अब यहां पर रिलीजन भी आ गया। साफ कहते हुए यहां पर एंटनी ब्लिंकन कि मैं अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ साथ एक यहूदी होने के नाते इजराइल आया हूं। यानी वो धर्म से अपना कनेक्शन जोड़ते हुए और बताते हुए कि मैं यहूदी हूं और यहूदियों का देश खतरे में है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं, ये कहते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। लेकिन इजराइल के दुश्मन कितने हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि 5 वॉर, दिखाइए पीछे जरा, ये वॉर दिखाइए, ये वॉल दिखाइए जरा यहां पर। ये 5 वॉर जब हम कह रहे हैं कि 5 वॉर इक्वल टू वर्ल्ड वॉर 3, ये आपको वॉल देखनी चाहिए। ये जब हम कह रहे हैं कि 5 युद्ध, 5 वॉर हो सकती हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 के बराबर होंगी, तो ये कैसे होंगी? इजराइल के दुश्मन कितने हैं जल्दी से आपको दिखाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं कि ये 5 वॉर कहां कहां। आपके मन में ये सवाल होगा, अभी रूस यूक्रेन चल रहा है, इजराइल हमास, तो ये 5 वॉर कैसे? पहले तो ये देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमास की सीधी जंग इस वक्त इजराइल से चल रही है और ये इजराइल का दुश्मन नंबर 1, जिससे इजराइल बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन और कितने दुश्मन हैं?
अब ये वो लोग हैं जो कंट्री तो नहीं है लेकिन ये इजराइल से कट्टर दुश्मनी रखते हैं। ये वो लिस्ट है हिजबुल्लाह लेबनान का, इजराइल पर लगातार वहां लेबनान बॉर्डर से अटैक कर रहा है। आईएसआईएस इसके युद्ध में शामिल होने के सबूत मिल गए हैं। इराक और सीरिया में बेस है लेकिन ये युद्ध में हमास की मदद कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है, मिस्र में है। इसके अलावा आप देखिए हूती जो यमन में हूती विद्रोही हैं वो युद्ध में उतरने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका के बेसिस पर हम हमला करेंगे। चेचन का जो रमजान कादिरोव जो उसका कमांडर है उसने हमास को समर्थन दे दिया है। बोको हरम दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन वो हमास को समर्थन दे रहा है। वैगनर जिन्होंने हमास लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है, यह जानकारी सामने आ रही है। तो ये इजराइल के कितने दुश्मन ये आप सामने देख सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ प्रोफेसर राकेश कुमार हैं, आप यहाँ पर मिडिल साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ और चाइना के एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट अपर स्टूडियो में, और वहाँ जो वॉर रूम है वहाँ उनके पास जाएंगे और वो बताएंगे कि ये इजराइल की स्ट्रैटेजी इस वक्त वहाँ पर क्या दिख रही है। और इस वक्त हमारे साथ अचल मल्होत्रा है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और अमेरिका के एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले जरा यहां पर बात कर लेता हूं प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इंटरनेशनल स्टडीज आप पढ़ाते हैं, बताइए आपकी स्टडी क्या कहती है इस वक्त ये कहां कौन सा हिस्सा दुनिया का अब इस वॉर की वजह से चपेट में आ सकता है, वर्ल्ड वॉर के? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जो फॉल्ट लाइन है दुनिया में, जो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही है, जो आपने साउथ चाइना सी में चाइना और आपने चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जिक्र किया, दूसरा यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तीसरा जो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट उभरता हुआ नज़र आ रहा है, ईरान का जो अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। और लेकिन एक बात मोटे तौर पे जो देखने को मिलता है कि आपको पोलराइजेशन एक साफ साफ दिख रहा है कि ये पोलराइजेशन जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ अलाइंड है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो रॉक स्टेट्स हैं, जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक मोटा फॉल्ट लाइन है। लेकिन जो यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं उनके साथ में जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं वो भी अलाइंड कर रही है एक तरीके से। आपने सीरिया का जिक्र किया, बोको हराम का जिक्र किया आप, और ये फॉल्ट लाइन एक और बीच में नई फॉल्ट लाइन जो तैयार हो रही है वो तहरीक तालिबान और जो एरिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो निश्चित रूप से सीधा लिबरल डेमोक्रेसी जो प्रोग्रेसिव, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस तैयार हो रही हैं, इस पर आऊंगा, बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि वाकई हमारी इस थ्योरी में दम दिखता है, और ये दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि संकेत ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रोफेसर AK पाशा है जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, ये मिडिल ईस्ट की आग कहां तक जा सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये हमास और इजराइल के बीच में ग्राउंड ऑफेंसिव होता है तो तब लोकलाइज्ड होता है। अगर हिजबुल्लाह इसमें शामिल होता है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है जिसमें सीरिया भी शामिल हो जाता है, तब तो ईरान का इसमें मुलविस होना, इसमें शामिल होना मुमकिन हो सकता है, तब रीजनल वॉर हो सकती है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से जो इजरायली प्रोवोक कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, उससे मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंट में वॉर होगी या ईरान इसमें शामिल होगा। अभी लोकलाइज्ड है, इट इज बहुत जल्दी है इसमें निर्णय पे पहुंचने की ये रीजनल वॉर या ग्लोबल वॉर होगी। अभी देखते हैं, अगर ग्राउंड ऑफेंसिव अगर शुरू होता है गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से, अगर लोकलाइज रहता है कि जो मध्यस्थ एफर्ट जो मिस्र और कतार और दूसरे टर्की अन्य देश जो कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता मिलती है तो ये लोकलाइज रहेगा। अगर नॉर्दर्न फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ती है, शाम के साथ छिड़ती है, अगर इजराइल बमबारी करता है बेरूत और दमस्कस में, तो तब ईरान शामिल होता है, उसमें खतरा बढ़ सकता है। गाजा बॉर्डर पर IDF की तैनाती बढ़ा दी गई है। IDF यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। और अब यहां से आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, गाजा बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर्स दिखे हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स दिखे हैं। ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वहां पर क्या कर रहे हैं ये बताएंगे अभी जनरल सिवाच। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल और हमास युद्ध से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका की चिंता बहुत बढ़ा दी है इस युद्ध ने।
मिडिल ईस्ट में यूएस के सैन्य बेसेस पर हमले की आशंका जताई जा रही है। तो जो ईरान और अमेरिका के बीच हम बात कर रहे थे, हम जिन हूती विद्रोहियों की बात कर रहे थे, वो सब इसमें शामिल हैं। ईरान समर्थित आतंकी गुट हमला कर सकते हैं। इराक और सीरिया में हमला हो सकता है, और सीरिया में तो हमला हो गया। अभी अभी खबर हमने बताई, सीरिया में हमला हो गया और इराक में हमला हो सकता है। हालांकि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला हो सकता है, यह खबर भी है। तो लगातार ये रीजन जो है, ये जंग का दायरा इस रीजन में बढ़ सकता है और बढ़ता जा भी रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ईरान इस इजराइल और हमास युद्ध का फायदा उठा सकता है। आतंकी गुट जो ईरान के समर्थित हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मेरे साथ जनरल सिवाच हैं और जनरल सिवाच आपको बताएंगे इजराइल और हमास में जंग के बीच जो अमेरिका को जो बड़ा डर सता रहा है, पेंटागन को इस बात की चिंता है कि मध्य पूर्व में तनाव का फायदा उठाकर ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिकी जवानों को या उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। मैं इस पर आऊंगा जनरल सिवाच, लेकिन क्योंकि अभी मुझे यह समझाइए, हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल प्रिसाइजली ये समझाइए, ये जो गाजा पट्टी है, कहा जा रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो कल यहां पर अंदर घुस गई हैं। इस वक्त उनकी पोजीशन क्या हो सकती है और क्या स्ट्रैटेजी उनकी हो रही होगी इस वक्त, अगर आप देखें यहाँ पे बताएं तो मुझे। हाँ गौरव, मैं देखो ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ये गाजा पट्टी कोई ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर की करीब लॉन्ग और उसके बाद 500 किलोमीटर ये ब्रेथ में थी, और इसके अंदर 20 से 22 लाख के करीब डेंसिटी है पॉपुलेशन की, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल की बड़ी भूल है कि उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि किस प्रकार से हमास इस प्रकार का हमला कर सकता है, और एक प्रकार से वो समुद्र से भी आएगा, जमीन से भी आएगा, और वो ब्रीच करके हमला गाजा पट्टी से आपके इजराइल में कर देगा। अब सिचुएशन ये है, 100 कैदी बना रखे हैं उसने इजराइल के, जो एक प्रकार सिविलियन भी हैं उसमें फौजी हैं। अब सच्चाई ये है कि अब क्या होगा, अब आर पार की लड़ाई, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने बोल दिया कि हमको इसकी रूट तक नहीं, आर पार की लड़ाई तो हो रही है, और जिन होस्टेजेस की आप बात कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक ग्राफिकल रिपोर्ट भी है। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि इस जंग का दायरा बढ़ सकता है, आप मेरे साथ इधर आइए। ये जो सीरिया जहां पे अभी अटैक हुए, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, हर जगह जो, और इराक जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, वहां क्या होगा? देखो वही मैं बताने सोच रहा हूं, अभी आगे क्या होगा। सबसे पहले इजराइल क्या कर रहा है, सीज कर रहा है गाजा पट्टी को, ना खाना ना पीना ना पानी, और इसके अंदर बढ़ेगा, और ये हमास के जो अड्डे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। जैसे वो खत्म करने की कोशिश करेगा, एक सिंपैथी वे मुस्लिम वर्ल्ड में आएगा, अरब कंट्रीज में, पूरे अरब कंट्री के अंदर आएगा। एक प्रकार से आज तक जो फेंस सीटर भी हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, उसके अंदर भी आप देखेंगे थोड़ा सा कि वो आएगा कि वो एक प्रकार से पैलेस्टीन के साथ। ठीक बात है। देखो ये किया क्यों? सबसे पहले कौन आ सकता है? लेकिन लेबनान से देखिए, लेबनान से तो हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह आएगा लेबनान से, जो कि नॉर्थ में है। उसने पहले ही वार्निंग दे दी है, इजराइल ने उसके ऊपर हमला भी किया है। और जो एक चीज समझनी पड़ेगी, हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा रिसोर्सफुल है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं। नहीं तो लेबनान से तो अटैक शुरू हो गए। क्या इधर सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब या फिर ईरान या फिर इजिप्ट से भी कुछ हो सकता है? हो सकता है ईरान से, क्योंकि ये जो हमास को और हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग है, अम्यूनिशन है, ये रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, ये सब ईरान ने दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई लड़ाई के अंदर आ सकता है तो ईरान सबसे पहले आएगा, ये आप देखना इसमें ये है। बाकी कंट्री अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इसका दायरा बढ़ेगा। अगर पैलेस्टाइन के लोग मरते हैं, यही बात तो लोग यूक्रेन युद्ध में भी कर रहे थे कि युद्ध 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व का क्वेश्चन है, उसके अंदर बढ़ के मारा है हमास ने। हमास को जब तक वो खत्म नहीं करेगा, इजराइल छोड़ेगा नहीं। इसके साथ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका ने अपने बेड़े डाल दिए हैं यहाँ पर। एक क्या थ्रेट इन बीइंग बोलते हैं कि वो एक डराना है कि अगर आप लड़ाई में आते हैं, तो हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये कह दिया है एंटनी ब्लिंकन ने कि हमने इजराइल के लिए नहीं भेजा है, हमने हमास के लिए नहीं भेजा है वो जेराल्ड फोर्ड, हमने भेजा है कि अगर कोई और दूसरा देश इसमें आता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। समझने की बात है कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश इस लड़ाई के अंदर आते हैं, तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और वो लड़ाई के अंदर आ सकता है। मुझे लगता है इसका दायरा अभी भी ना गौरव, 2-3 बातें होने वाली हैं। एक तो पूरी गाजा पट्टी को सीज किया जाएगा, फूड, फ्यूल
और उसके अंदर कोई पानी नहीं आना Already कर दिया गया। और चारों तरफ से इस पे हमला होगा ठीक और है। हमला होगा हमास के जो एक प्रकार से ठिकाने उन पे होगा। प्रॉब्लम क्या है गौरव कि जो ठिकाने हैं वो अंडरग्राउंड हैं और वो हैं ये बड़ी बात कही आपने टनल्स की बात की है, आप टनल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं हमारे देख पास चुका हूं गौरव, मैंने रहा हूं, मैं टेलीविजन में देख के आया हूं, इनकी डिफेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी थी ये गाजा पट्टी में। अब हो क्या रहा है, ये सिविलियन एरिया में है, जब इजराइल इस पे हमला करेगा हाँ। तो सिविलियन कैजुअल्टी सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं जनरल सिवाच, प्रकार आप देखोगे कि आक्रोश बढ़ेगा। मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। जनरल सिवाच, आपने जिन टनल्स की बात की, आपने बात की कि टनल्स बना रखी है, वहां पर होस्टेजेस हैं, तो एग्जैक्टली ये पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। पीसीआर वो रिपोर्ट दिखाइए, वो ग्राफिक्स दिखाइए, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। पहले ये खबर दिखा दें, ये बड़ी खबर आ रही है, देखिए हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे जो हैं वो तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक बार जरा आइए, क्योंकि टनल्स की हम बात कर रहे हैं। टनल्स कितने हैं यहां पर, आप अगर सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। आपको पता चलेगा कि टनल्स यहां पर कितनी ज्यादा है। ये देखिए, गाजा पट्टी और इजराइल के से निकलती टनल ये इजराइल तक जाती हैं। जमीन के 20 से 30 मीटर नीचे तक ये टनल्स हैं, और एक नहीं दो नहीं 1300 टनल्स हैं, जिसमें ये हमास अपना पूरा ये साम्राज्य आप कह सकते हैं आतंक का चलाता है। सुरंग में इजराइल के बंधक बनाकर ले गए हमास के लोग, वो वहां पर है, ये बताया जा रहा है। और ये लड़ाके इस पूरे टनल में छिप कर रहते हैं। ये जो टनल्स हैं ये करीब 2.5 मीटर लंबी इनकी हाइट होती है और 2 मीटर ये चौड़ी होती है। और ये टनल्स पूरे गाजा पट्टी में फैली हुई हैं, इजिप्ट निकलती हैं, इजराइल में निकलती हैं, और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए, इन टनल्स को न केवल ढूंढना बल्कि हमास के लड़ाकों को जो इन टनल्स में जो छिपे बैठे हैं इनको बाहर निकालना। जनरल सिवाच, इसका क्या, यही आप बोल रहे थे, इसी के बारे में बोल रहे थे? बिल्कुल यही है, इसके अंदर मैं जाके भी देखा है, और इनको एक प्रकार से अटैक करके डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, और ये न्यूक्लियर हथियार तक ले सकते हैं। दूसरी क्या बात है, ये ऊपर इसके रियासी एरिया है, पैलेस्टाइन के सिविलियंस हैं, अगर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा इजराइल, जो भी अपने रॉकेट या मिसाइल से, कोलैटरल डैमेज होगा, बहुत भारी कैजुअलिटी होगी पैलेस्टाइन की। यही डर सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी और कैजुअलिटी होगी तो एक सिंपैथी जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड में आएगी। ये एक डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईरान इसमें आ जाए, हिजबुल्लाह बहुत जल्दी आ सकता है मुझे लगता है, उसके बाद सीरिया, कतार, इनके भी आने के चांसेस हैं। टर्की जो है वो न्यूट्रल तो है, मगर वो उसका अभी भी पलड़ा जो है एक प्रकार से पैलेस्टाइन और हमास के साथ है। सच्चाई ये है कि भारत ने एक बड़ा बैलेंस रूप लिया है। हमने ये बोला है जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल पे एक टेररिस्ट हमला हुआ है, इसलिए हम इसको नकारा करते हैं। ठीक है, मैं अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। अचल सर, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आप, क्योंकि जो 5 फ्रंट में बता रहा हूं, यूक्रेन ले लीजिए आप, इजराइल ले लीजिए, दक्षिण कोरिया ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, या फिर सऊदी अरब में जो उसके बेसेस हो, हर जगह अमेरिका इन्वॉल्व है। तो ये जो यूएस कांग्रेस के लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं ताइवान का फ्रंट तो नहीं खुल जाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए गौरव जी, 2 या 3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो जहाँ तक इजराइल का सवाल है, तो आज तक अगर इजराइल सर्वाइव कर पाया है या इजराइल इतना डेवलप कर पाया है, तो उसमें अमेरिका की इसको फुल सपोर्ट मिली है। और अमेरिका का काफ़ी बड़ा हाथ इसमें भी रहा है, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं, जिसके चलते हुए इजराइल के अरब कंट्रीज के साथ जो रिश्तों को नॉर्मलाइज कराने में, जिसमें ऑलरेडी यूएई, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, और सऊदी अरेबिया के साथ भी ये प्रोसेस चल रही है। तो अमेरिका की तो इस रीजन में काफ़ी समय से बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। अब रही वो सारी जगह जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे वो आपका ताइवान का इशू हो, चाहे वो ईरान से लेके बात हो, तो हर जगह अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं भी अगर कुछ ट्रिगर होता है तो इसमें सीधे सीधे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अमेरिका तो इस चीज़ के लिए काफ़ी समय से तैयार है। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे हम अब देख रहे हैं, करीब ऑलमोस्ट अगली फरवरी में 2 साल हो जाएंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी फिलहाल उसका दायरा सीमित ही रहा है। तो ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये रीजनल बनेगा। समंदर से इजराइल में घुसने की कोशिश की है हमास ने एक बार फिर।
यह बहुत बड़ी खबर है। हमास अभी भी चुप नहीं बैठा है, वो लगातार इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमास की कोशिश को नाकाम किया है इजराइल की सेना ने। इजराइल ने बैटलशिप को ध्वस्त करके डुबो दिया है। ये तस्वीरें समंदर से इजराइल में घुसने की जब कोशिश की हमास ने, तो कैसे इजराइल ने उसको समंदर में डुबो दिया उनके बैटलशिप को, ये आप देख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की तैयारी की है। बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इजराइल और गाजा पट्टी के बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स यानी पैदल सेना का बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आईडीएफ को केवल आदेश का इंतजार है। इजराइल ने 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट बना दी है और आसपास वहां पर हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस वक्त इस बॉर्डर के ऊपर आसमान में, और हमारे संवाददाता जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके ठीक ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, लगातार आपको इजराइल के आसमान में इस तरह की चीजें दिखाई देगी। लगातार यहां पर जो कि खतरा बढ़ा है, लगातार एयर स्ट्राइक होते हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ यह भी देखना होता है कि कहीं दुश्मन की तरफ से रॉकेट आएंगे तो उसका आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जवाब दिया जाता है। तो अभी आपने देखा इस तरह से सुबह से मैं लगातार देख रहा हूं, और इस वक्त देखिए एक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए। अभी 2 मिनट पहले हमने एक और हेलीकॉप्टर आपको दिखाया था, और अब आप देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर इसमें। और देखिए अभी मेरे ऊपर पूछे, अभी देखिए अभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देखिए आप देखिए मेरे ठीक ऊपर से गुजरते हुए इस वक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। लगातार आपको इजराइल के आसमान में इस तरह की चीजें दिखाई देगी। लगातार यहां पर जो कि खतरा बढ़ा है, लगातार एयर स्ट्राइक होते हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ यह भी देखना होता है कि कहीं दुश्मन की तरफ से रॉकेट आएंगे तो उसका आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जवाब दिया जाता है। तो अभी आपने देखा इस तरह से सुबह से मैं लगातार देख रहा हूं, और इस वक्त देखिए एक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए। अभी 2 मिनट पहले हमने एक और हेलीकॉप्टर आपको दिखाया था, और अब आप देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर्स लगातार वहां पर आसमान में मंडरा रहे हैं, और हमारे संवाददाता उनको अपने कैमरे में कैद करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त इस वॉर का एपिसेंटर है, तो जल्दी से आपको बताते हैं इजराइल और हमास में जंग के बीच अमेरिका को कौन सा जो डर सता रहा है। पेंटागन को इस बात की चिंता है कि मध्य पूर्व में तनाव का फायदा उठाकर ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिकी जवानों और सैन्य ठिकानों को निशाना ना बना ले। ऐसे में देखिए हम आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मिडिल ईस्ट में कहां-कहां अमेरिकी बेसेस हैं और कितने सैनिक इस वक्त वहां पर उनके तैनात हैं। आप शुरुआत अगर करें यहां पर इराक से, तो इराक में इस वक्त करीब जो रिपोर्ट है वो 6000 सैनिक वहां पर हैं इस वक्त। वहां आप देखिए कुवैत में 13000, बहरीन में 7000, इसके अलावा आप देखिए सऊदी अरब में 3000, जॉर्डन में 3000, सीरिया में 800, ओमान में, यूएई में, कतर में, हर तरफ चारों तरफ इस वक्त अमेरिका के सैन्य बेसेस का पर उनके सैनिकों का जमावड़ा है। प्रोफेसर राकेश कुमार, क्या अमेरिका को यह भी डर सता रहा है कि कहीं अगर अरब मुल्कों में यह बात तय हो गई कि अब हमें हमला करना है तो ये सैन्य बेसिस के निशाने पर ना आ जाएं? देखिए अगर जहां अरब को ये शक हो जाए और लगे कि इस पे सैन्य हमले हो सकते हैं तो बिल्कुल ही अरब देश अपने बचाव के लिए और उस पे वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, चीन की भूमिका पर अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, क्या आप, क्योंकि आप साउथ ईस्ट एशिया को बहुत अच्छे से समझते हैं, साउथ एशिया को अच्छे से समझते हैं, मुझे ये बताइए क्या लगता है आपको, क्या वाकई कोई आशंका है कि इस मौके का फायदा चीन उठाए और ताइवान पर हमला करे? देखिए ये बोलना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पे आक्रमण करेगा, क्योंकि आप जब देखेंगे कि इजराइल और चीन का और इजराइल और फ़लस्तीन का जो संबंध है, अगर आप आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे देखेंगे तो इजराइल 1948 में ये बना था और चाइना 1949। तो अगर आप 1949 से 1978 तक देखेंगे तो ये दो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था। लेकिन उसके बाद जब देखेंगे चाइना ने अपनी आर्थिक अपनी इकोनॉमी को ओपन करी, उसके बाद इनका जो रुझाव इजराइल से भी बढ़ने लगा। तो अभी इस दौरान हम देखते हैं कि, और दूसरी बात हम
शी जिनपिंग को वहाँ चीन के राष्ट्रपति को हम माओ से भी कंपेयर करते हैं। तो आज के ऐसे समय में कि अब ये देखना होगा कि चीन बहुत शांति से, बहुत सोच समझ के, अभी तक जो चीन का स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और युद्ध को जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाए। तो अगर इसलिए ये देखा जा रहा है कि चीन बहुत सोच समझ के, अमेरिका बहुत बार कोशिश किया है कि चीन को प्रोवोक करने का, और लेकिन चीन बहुत सावधानी से, बहुत तरीके से इस समय का इंतजार कर रहा है और कभी प्रोवोक नहीं हो रहा। तो इसलिए ताइवान पे अटैक और आक्रमण होने का संभावना मुझे बहुत कम दिखती है आपको। ठीक है, इजराइल ने सायरट मटकल को मैदान में उतार दिया है, और सायरट मटकल क्या है ये आपको हम बताएंगे। सायरट मटकल दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो टीम है। बंधकों को छुड़ाने में माहिर है सायरट मटकल। दुश्मनों के खिलाफ कई गुप्त ऑपरेशन को सायरट मटकल अंजाम दे चुका है। तो अपने सबसे माहिर कमांडोज को, उनकी टीम जिसको कहते हैं सायरट मटकल को, इजराइल ने अब उतार दिया है बंधकों को छुड़ाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गजा युद्ध के बीच ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करेगा ब्रिटेन। जो उनके नागरिक इजराइल में हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा ब्रिटेन, ये जानकारी आ रही है। भारत भी अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर चुका है और यहां पर ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करेगा। ये ब्रिटेन ने फैसला लिया है। इजराइल के जो नागरिक इस वक्त ब्रिटेन के जो नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर देखिए, जिस ताइवान की हम बात कर रहे थे, जिस चीन की हम बात कर रहे थे, ये खबर आप देख लीजिए। इजराइल हमास युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर, ताइवान पर अटैक कर सकता है चीन। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, ये अमेरिका से बात सामने आ रही है। पश्चिम का ध्यान भटकाने का फायदा चीन उठा सकता है। पश्चिम का ध्यान जिस तरह से भटका है उस तरह से फायदा उसका चीन उठा सकता है। अमेरिकी संसद के 2 सदस्यों ने यह दावा किया है। अमेरिकी संसद के सदस्यों के दावे को कैसे देखते हैं आप, एम्बेसडर मल्होत्रा? अलार्म स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दी जा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ऐसा क्या ट्रिगर है, क्या वजह है जो चाइना इस समय इसका फायदा उठा के ताइवान पे अटैक करेगा? मुझे कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है। और अमेरिका की कहीं भी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जिसका फायदा चाइना उठा सके, या इजराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट ने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर दी कि जिससे चाइना इस समय इसका फायदा उठा के ताइवान के ऊपर, और फिर ये सारी सिचुएशंस कंपेरेबल नहीं है। देखिए, हमास को हम ताइवान के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, ना तो उसके इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज और ग्लोबल सपोर्ट भी। हमास के पास ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि पैलेस्टाइन के लिए दुनिया में सपोर्ट है। पैलेस्टाइन 2 स्टेट जो हम प्रपोजल की बात करते हैं, पूरी दुनिया में सपोर्ट है। लेकिन जो हमास का मोडियो ऑपरेंडी है अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने का, टेररिज्म, आतंकवाद बाय यूज ऑफ फोर्स, उसकी एंडोर्समेंट्स कहीं भी नहीं है। और पैलेस्टाइन मूवमेंट में जब से स्प्लिट हुई है, वेस्ट बैंक पे जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है उसके लिए फिर भी कह सकते हैं कि सॉलिडारिटी और सपोर्ट है। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपकी बात को मानूं अगर कि ताइवान पर अभी चाइना अटैक नहीं करेगा, तो प्रोफेसर भारद्वाज, क्योंकि मुझे अपर स्टूडियो जाना है, वॉर रूम में जहां पर हमारे साथ जनरल सिवाच हैं, मुझे जल्दी से जानकारी दीजिए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के सैन्य बेसिस पर मिडिल ईस्ट में कुछ हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से आप अगर देखते हैं जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सऊदी अरबिया के लिए, यूएई के लिए, कि वो सीधे तौर पे फ़िलिस्तीन के मुद्दे को अब ज़्यादा टूल नहीं देते हैं। लेकिन जो हमास, जो जितने मैंने कहा कट्टरपंथी जो संगठन है हमास, जो बाकी सीरिया से जो समर्थन मिल रहा है, कतर में हमास के जो मुखिया बैठे हुए हैं, जो ट्रेनिंग मिला, ईरान के खुल के नहीं है लेकिन ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। निश्चित रूप से जो ताकतें हैं जो मिडिल ईस्ट में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो ताक में है कि अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम है उसको वीक किया जाए। तो एक मोर्चा ये भी खोलने के बाद है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि ये कमज़ोर कड़ी है, जो भी फॉल्ट लाइन की जो बात कर रहे थे, ताइवान का इशू, निश्चित रूप से अगर 3 जगह से मोर्चा खुलता है तो ये बात मान के चलिए कि यूक्रेन, ताइवान और ये मिडिल ईस्ट जो अभी
इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इसका सबसे बड़ा बोझ पड़ेगा वो अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो वो लड़ रहा है इन तीनों से, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मतलब आप ये तो मानते हैं कि अमेरिका को कई फ्रंट पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब जाना चाहता हूं यहां पर जनरल सिवाज के पास, क्योंकि सायरट मटकल की अभी बात आई थी। हमने बताया था कि इजराइल ने कैसे अपनी जो सबसे खतरनाक कमांडो टीम है जो हॉस्टेज क्राइसिस में माहिर है, हॉस्टेजेस को छुड़ाने में, वो अब क्योंकि जमीन पर उतार दी गई। और हमारे पास यहां पर वॉर रूम है जिसको आप देख सकते हैं। जनरल सिवाज, अब मुझे स्पेसिफिकली आप ये बताइए, क्योंकि आप वहां रह चुके हैं, अगर गाजा पट्टी में वहां पर टनल्स हैं, जो टनल्स हम दिखा रहे थे, वो टनल्स के विजुअल भी हम दिखाते रहेंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इनकी इस कमांडो टीम को? क्या वो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कैसे हॉस्टेजेस को छुड़ाएंगे? देखो, सच्चाई ये है गौरव, ये मान के चलना पड़ेगा, ये वही इजराइल है जिसने मुनीक ओलंपिक में जब इसके एथलीट को मारा गया था, तो जिन्होंने मारा था चुन चुन के इजराइल ने उनको एक प्रकार मार दिया था। ये सच्चाई है कि जो इसके 100 से ज्यादा कैदी बना के ले गए हैं ये अभी हमास, अगर ये नहीं छूटते तो फिर ये बैकफुट पे, यही सब सोच रहे थे सर कि मोसाद के आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो लेकिन हो गया हमला, हो गया। बिल्कुल, आप वो जो बात कर रहे हो इसमें तो कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई इजराइल से, मगर अब इजराइल ने ये सोचा है कि अगर ये 100 हम नहीं अपने जो कैदी हैं उनको निकाल पाए, हाँ। तो फिर हम वीक रहेंगे, हम हमास के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते। इसलिए उसने अपने जो सबसे अच्छे कमांडो हैं इजराइल ने वो अभी लगाए हैं और वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे। क्या वो सक्सेसफुल होते, समय बताएगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से आप क्योंकि बात कर रहे हैं, जिस सायरट मटकल टीम की हम बात कर रहे हैं, जिन कमांडोज की हम बात कर रहे हैं, जो जिस तरह से गाजा की लाइट काट दी, गाजा का पानी काट दिया, गाजा को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया, आप गाजा चले गए अंदर, तो वहां अब आगे यहां से हम क्या देखेंगे? देखो, अब क्या होगा कि सीज कर दिया है, हमला होगा, पैलेस्टाइन के अंदर जो हमास हैं उनको मारने की कार्रवाई होगी, एक कमांडो ऑपरेशन होगा जो ये कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जो है। अब ये कैसे करेंगे तो ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, मगर ये ऑपरेशन जो बहुत ही मुश्किल है, मगर कितना टाइम लग सकता है इसमें लग सकते हैं 2 से 3 दिन, क्योंकि जितनी जल्दी करेगा उतना आसान है, क्योंकि जितना टाइम मिल जाएगा हमास को, फिर वो इनको अलग अलग करेंगे, सो दैट अगर कुछ भी छुड़ा लिए तो कुछ रह जाएंगे। कहने का मतलब हमास इसको एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जब तक उसके पास कैदी हैं ये प्रेशर डालेगा इजराइल पे, अगर आप हमला करते हो तो हम इन कैदियों को मारना स्टार्ट करेंगे, तो फिर क्या है, इजराइल बैकफुट पे आ जाता है। इसलिए इजराइल चाहता है इनको जल्दी। तो इजराइल की सबसे कमजोर नस इस वक्त वो कैदी हैं जो हमास के पास हैं, और जैसे ही वो कैदी इजराइल छुड़ाता है हमास का बिल्कुल खात्मा तय है। बिल्कुल ठीक बोला गौरव, सबसे बड़ी मुश्किलात और आज दो दुखती नब्ज है इजराइल की, वो जो 100 इजराइल के सिविलियंस हैं जिनको पकड़ के हमास ले गया है, उनको अगर वो छुड़ा लेता है तो फिर वो हमास को बिल्कुल नस्ताबूद कर देगा, ये सच्चाई है। अब इसको कैसे छुड़ाएगा, जैसे कमांडो जो इनके मैथिकल हैं, ये सबसे अच्छे कमांडोज हैं, इनका इस्तेमाल करेगा। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता नहीं, ये समय बताएगा, मगर पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि इजराइल कुछ भी कर सकता है और इजराइल के अंदर काबिलियत और क्षमता है और इजराइल करेगा। मगर ये भी सच्चाई है, देखो 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए। ये बड़ा सोच समझ के हमास ने हमला किया है, इससे क्या हुआ है कि जो एक प्रकार चर्निंग इफेक्ट हो रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर, जब सऊदी यूएई इजराइल के नजदीक आ रहे थे, अब हम अक्रोड में उसमें फर्क पड़ेगा। और ये देखो कॉरिडोर बनना था जो भारत से लेके मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा। और जो पैलेस्टाइन का मुद्दा भूल गया था पूरा वर्ल्ड, अब वो फिर सेंटर स्टेज पे आ गया। एक बात आपने कही थी कि क्या ऐसा तो नहीं इस वक्त का फायदा समय खत्म हो चुका है, जल्दी समाप्त कीजिए। जो चीन है ताइवान पे हमला कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते।